नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज हम जिस नोटिफिकेशन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वैकेंसी, जो कि उन्होंने जूनियर क्लर्क के ऊपर निकाली हुई है ना। जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज निकली हुई हैं यहाँ पे। और ये करीब करीब जो वैकेंसीज हैं ये 232 है ना। 232 है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे जूनियर क्लर्क है। अच्छा, इस 232 को इन्होंने दो टुकड़ों में बांट दिया है। इसमें से 232 में से 158 जो पोस्ट हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है। और जो बचे हुए 74 वैकेंसीज हैं वो जो है इनकी सोसाइटी के अंदर भर्ती हो रही है इसमें ना। यानी ये एक तरह समझो कि रिजर्व्ड चीज़ें हैं, जैसे पीएसीएस और ओसीएस। पीएसीएस का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये ओसीएस का मतलब होता है अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस कोटा के तहत 74 पोस्ट हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 158 है। तो बनी बात है, कोटा वाले मतलब जो इन्हीं में काम करते हैं उनके लिए एक तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है। तो पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है भैया शुरू, ये 6 मार्च से हो गया है और ये लास्ट डेट इसकी 31 मार्च है ना। आईबीपीएस इस एग्जाम को करवाने जा रहा है। रेगुलर बेसिस का है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे पूरा। ठीक है ना। फीस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी। जैसे कि जनरल के लिए जनरल, कोई भी जनरल हो, है ना, कोई भी जनरल हो सभी इसी में आ जाते हैं। तो कोई भी जनरल हो, और ओबीसी सिर्फ हिमाचल प्रदेश वाला, उसके लिए 1000 है। तो जनरल के लिए और ऐसे ओबीसी जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 1000 रुपये। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है अपना हिमाचल प्रदेश वाला, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए 800 रुपये। और एससी एसटी आईआरडीपी, है ना, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बीपीएल, अंत्योदय, ये सारी कैटेगरी होती है हिमाचल प्रदेश की, तो इनको भी 800 रुपये ही देने हैं। जितनी फीमेल है चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, सबको 800 रुपये देने हैं। देखिए कॉल लेटर कब आ जाएगा? 7 दिन पहले आ जाएगा। एग्जामिनेशन जब होना होगा ना उससे 7 दिन पहले ही कॉल लेटर एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका। एग्जाम कब होगा? 5 से 6 हफ्ते के बाद। जैसे लास्ट डेट है 31 मार्च, उससे 5-6 हफ्ता लगा लो, यानी 1-1.5 महीने बाद जो है पेपर की डेट आ जाएगी। और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 15 दिन के बाद। तो सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना। और अब आप यहाँ पे वैकेंसीज को बहुत, जैसे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी है जूनियर क्लर्क की, है ना, तो उसमें ये बताया जा रहा है, देखो ध्यान से, कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए है 54 पोस्ट टोटल, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हिमाचल प्रदेश का 11 पोस्ट, एससी हिमाचल प्रदेश के 23 पोस्ट, एसटी हिमाचल प्रदेश के इतना, ओबीसी हिमाचल प्रदेश के इतना। अब ये जनरल, एससी एसटी ओबीसी ये हो गए एक्स सर्विसमैन। तो ये भी एक्स सर्विसमैन कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के ही हैं, ध्यान से देख लो। तो उनके लिए अपनी अपनी कैटेगरी में इतना। फिर एससी एसटी ओबीसी यहाँ पर इतना, ये आईआरडीपी है ना, वो भी हिमाचल प्रदेश के ही है, तो उनके लिए इतना। और ये WF वार्ड ऑफ फाइट कुछ करके है वो, है ना। तो जनरल और एससी के लिए इसमें दो, और वो भी हिमाचल प्रदेश की अगर है सिर्फ तो ही ऐसा। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है ना, हिमाचल प्रदेश के, बहुत ध्यान सुनेंगे, हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए भी पोस्ट खाली है। टोटल 7 पोस्ट है यहाँ पर। एक पोस्ट है ब्लाइंडनेस और लो विजन वालों के लिए। 2 पोस्ट हैं यहाँ पर आपके डी फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पेल्सी, इन सब के लिए। एसिड अटैक विक्टिम, डॉफिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये लोग भर सकते हैं। और 2 पोस्ट हैं अपने फॉर द 2 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, जैसे कि एक है आपकी टाइप डिसेबिलिटी दैट इज ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल, और दूसरी आपकी है मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब। ठीक है। तो अच्छा, फिर आपको स्क्राइब की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्क्राइब भी ला सकते हो, लेकिन खुद से लाना। स्क्राइब का आपको नियम पता ही है। उसके लिए एक अंडर टेकिंग बनेगी जिसमें उसका नाम लिखा होगा, सब लिखा होगा। उसकी पढ़ाई आपसे कम होनी चाहिए, है ना, वो एग्ज़ाम ना दे रहा हो और एक आदमी किसी और का स्क्राइब एक बार में नहीं हो सकता। तो ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले थे, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर ये पीएसीएस, ये कोटा वाले हैं, ये कोटा वाले। तो यहाँ देखो जरा, पीएस है ना। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, जैसे पीएसीएस कोटा, दैट इज कोटा रिजर्व्ड फॉर ट्रेन्ड सेक्रेटरीज। ऐसे जो ट्रेन्ड सेक्रेटरीज होते हैं उनके लिए कोटा रखा जाता है, तो उनके लिए ये, तो वो सारी वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हो। उसको डिस्कस करने से कुछ मतलब नहीं है। इसमें दिव्यांग भाई बहन के लिए भी एक पोस्ट है हमारे, है ना। अब ये आ जाते हैं ओसीएस वाले। ये देखो जरा, कैटेगरी वाइज रोस्टर ब्रेकअप वैकेंसीज टू बी फिल्ड अंडर द ओसीएस कोटा। को अब ये ओसीएस क्या होता है? ऐसा कोटा, है ना, रिजर्व किया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए अदर सोसाइटी के एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ पीएस, ऐसे एम्प्लॉयज़ पीएसीएस के जो ट्रेन सेक्रेटरी में नहीं आते हैं। तो जो ट्रेन सेक्रेटरी में आते हैं पीएसीएस के उनके लिए ये रहा, जो ट्रेन सेक्रेटरी में पीएसीएस के नहीं आते उनके लिए ओसीएस वाला कोटा रहता है ना, या अदर सोसाइटी आ जाती है इसमें। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है। तो ऐसे 232 हो जाती है, और ये चेंज हो सकती है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब इनने साफ साफ बोला है भैया, ओनली बोनाफाइड हिमाचली, यानी कि सिर्फ हिमाचली ही जो हैं वो एलिजिबल हैं
कौन सी पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट रिजर्व्ड, ऐसी पोस्ट जो रिजर्व्ड हैं पीएसीएस और ओसीएस, मतलब पीएसीएस और ओसीएस कोई अदर स्टेट वाला तो भर ही नहीं सकता, ये सिर्फ हिमाचली ही भर सकते हैं। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली। जो भी लोग रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो भैया हिमाचली ही होने चाहिए, है ना। द रिजर्व मतलब जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स देखो साफ बिलोंगिंग टू अदर स्टेट। अब ऐसे रिजर्व कैटेगरी वाले यानी एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या जो भी है ना, ये दूसरे स्टेट वाले जो मान लो जो हिमाचल का नहीं है तो उसको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है कि इनने कहा है कि भैया जो 10th है और जो 12th है ये हिमाचल प्रदेश से ही होना चाहिए, मतलब यहीं के स्कूल और बोर्ड से होना चाहिए। तो अब आप देख लो, अगर आपने 10वीं और 12वीं यहीं से की है तो आप यहाँ से भर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचो कि आप मध्य प्रदेश से हैं तो शायद आप इसे ना भर पाएँ। ऐसे केस में मैं सिर्फ इतना ही कर पाऊंगा कि भैया आप इसे भर के देख सकते हो, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा तो सोचना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ट्राई करना है नहीं करना है आप देख लेना पहले तो, ठीक है। तो हिमाचल वाले तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए तो है ही है। मैं समझ गया ना मेरी बात, मैंने जो आपको समझाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फीस वंस रेमिटेड, फीस जो भी एक बार दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, 26,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। और आगे चले जाओ, अब इसमें तो यहाँ कुछ भी मतलब नहीं है। फिर ये दिखा रहा है कि पीएसीएस में कौन कौन सी सोसाइटी आती है, ओसीएस में कौन कौन सी आती है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज बता रहे हो अपने बारे में। अब देखो ट्रेन सेक्रेटरी जो पीसीएस के होते हैं वो कौन होते हैं? ऐसे ट्रेन सेक्रेटरी जिन्होंने 5 साल की नौकरी अपनी कंप्लीट कर ली है ना, कंप्लीटेड 5 years कंटिन्यूस सर्विस इन पीएसीएस, जो पीएसीएस में रहे हैं 5 साल की होगी वो। अब ट्रेन सेक्रेटरी में कौन कौन आते हैं? जो पीएसीएस के असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये भी उसी में आते हैं, लेकिन कंडीशन वही कि 5 साल इन्होंने भी नौकरी की हो, ठीक है ना। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू भैया ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर पीएसएस कोटा रिजर्व्ड फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ सोसाइटी इन हिमाचल प्रदेश शुड बी बोनाफाइड हिमाचली। जो लोग भी पीएसीएस और ओसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भैया हिमाचली होने चाहिए, ये बता दिया उन्होंने। एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे वो सबके सब हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए, अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। एक्स सर्विसमैन आर नॉट एलिजिबल, द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना। जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है वो एलिजिबल नहीं है एक्स सर्विसमैन की पोस्ट के लिए, ये कहना चाह रहा है। अब देखो इनने एक बात और कही है, जो आईआरडीपी या बीपीएल और अंत्योदय है, ये वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हो गई भैया, इनके पास जो है ना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और वहीं ओबीसी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पर्सन और ये दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन और दूसरी कोई भी कैटेगरी, सब के सब जनरल कैटेगरी के पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको 5% या और एज और नंबर में जो कंसेशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। हर कैटेगरी जनरल से लड़ सकती है, इन्होंने साफ साफ बता दिया। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, उन्हें सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। भाई सही बात है ना, ओबीसी 2 लेयर में आता है, मैंने कई बार बताया, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। आपको नॉन क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन मिलता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। क्रीमी लेयर वाले जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर भैया कि जूनियर क्लर्क बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इन्होंने बोला 12वीं और 50% होना चाहिए, या तो फिर आप ग्रेजुएट हो, है ना। ग्रेजुएट वाला ही भर सकता, कुल मिला ग्रेजुएट भर सकता है, ही भर सकता है। लेकिन कंडीशन डाल दी कि आपने जब अपना 10वीं और जो 12वीं है वो किसी भी स्कूल से पास किया हो, लेकिन वो स्कूल जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे ही कोटा वाले में भी सेम है। देखो पीएसीएस वाले कोटा में ऐसा बोला उन्होंने कि इसमें भी वही 12वीं और 50% मांगा है ना। 10वीं सब कुछ होगी कि हिमाचल प्रदेश से ही होना चाहिए दोनों। और इनने भी कहा, अब इसमें अगली रिक्वायरमेंट सुनो, क्योंकि इसमें 5 साल आपने सर्विस कर चुके हो, 45 साल से आपकी उम्र कम हो, शुड नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफॉल्टर ना हो आप, ठीक, ये बात हो गई। अच्छा पीएसीएस में क्योंकि 5 साल का क्या कहना चाहिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, है ना, कंटिन्यूस आपने कहीं पे सर्विस करके रखी है। जो पीएसीएस वाले ना, ध्यान सुनो, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मांग रहे हैं ना, नो एक्सपीरियंस। लेकिन पीएसीएस में बोल रहा हूँ ये 5-5 साल का एक्सपीरियंस, तो अब वो लोग जो नौकरी कर चुके हैं उनके पास इतना होना चाहिए, है ना। तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ लगाने पड़ेंगे, यही इसकी बात है। ओसीएस में भी सेम कहानी है, ओसीएस के लिए इन्होंने बस 7 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर आप ग्रेजुएट, ये 7 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए जो 10वीं के लिए है, लेकिन जो अगर ग्रेजुएट हैं तो अगर वो ओसीएस का भरते हैं तो उनको सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा 7 साल की जगह पर। लेकिन उम्र वही 45 से कम रह जानी चाहिए। और ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और एम्प्लॉयज़ ऑफ पीएसीएस हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि ट्रेंड उसमें नहीं आते, सब के सब एलिजिबल हैं इसमें, समझ गए। 5% कंसेशन मिल जाएगा इनको, एससी एसटी को, आईआरडीपी अंत्योदय कैटेगरी वाले को, समझ गए भाई। आपके जो पेपर होने हैं वो 2 फेज़ में होंगे। फेज़ 1 एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दोनों कंप्यूटर बेस्ड ही हैं,
एक मतलब प्री और एक होगा मेंस आपका। प्री आपका दोनों 100 नंबर के ही हैं वैसे तो, है ना। वैसे तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाला भी 100 नंबर का है, बस 1 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। और जो लोग प्री निकाल लेंगे फिर उन्हें मेंस में भेजा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लो, ये तो वही है, आईबीपीएस जो कराता है वही का वही है, सब आपको पता है ना। और ये रहा रीजनिंग एबिलिटी, दुनियादारी, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ है। ये भी 100 नंबर का ही है ना। 2 घंटे मिलेंगे बस यहाँ पर, प्री में 1 घंटा, मेंस में 2 घंटा, ठीक है। बाकी जो कोटा वाले हैं उनको सिर्फ एक ही पेपर देना है, वो ये रहा सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया आपको, है ना। अच्छा, जो मेरिट बननी है वो मेन से बनेगी, प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, लेकिन प्री अब, अच्छा मैं वो बताता हूँ। तो जैसे ही आप प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, है ना, तो फिर आपको जो है सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है, ध्यान रखना है। ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, निगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 इसमें मार्क्स जो है वो आपको कट जाएंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो, ठीक है। और मेंस में भी देखिए जरा, क्वालिफाई वो माना जाएगा जो 45% मार्क्स लेकर के आ जाए 100 में से, ठीक है। क्वालिफाई माना जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए तो और चाहिए होगा। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी। एज वगैरह ध्यान से सुनिए, जो जैसे कि मिनिमम एज जो है वो 18 है, मैक्सिमम जो है वो 45 है, यही है ना। लेकिन अब SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, देखो मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 3 से 4 साल की छूट मिल जाती है। जो हैंडीकैप है उन्हें 5 साल की छूट मिल रही है, OBC को 5 साल की छूट मिल रही है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर को 5 साल की छूट मिल रही है। इनको छूट मिल रही है 5-5 साल की, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए इसके लिए तो आप परेशान हुआ ना करें, सीधे चले जाना है आपको कहाँ, आपके ऑनलाइन जो भरते हैं फॉर्म उनके पास। तो उनके पास जाओ तो आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, आपको अपना रिटर्न में एक अंडरटेक लाइन देना पड़ता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। फ़ोटो वोटो ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये, है ना। येलो कर देता हूँ, ये पूरा ये जितना मैंने येलो किया ना, यही सब लिखना पड़ता है एक पेपर में। और यहाँ पे लिखना पड़ता है अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, लिखा है ना, नेम ऑफ द कैंडिडेट। और इतना किसी पन्ने पे लिख के स्कैन करके डालना पड़ता है, समझिए। 50 KB के आसपास का साइज होता है। वही है, जैसे इस लिंक पे जाना है आपको, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक पासवर्ड और आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको लॉगिन करना है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, पासवर्ड आईडी बनाते हैं, ये अपने मेल पे आ जाता है। फिर अपन इससे लॉगिन करते हैं और फिर अपना फॉर्म भरना शुरू करते हैं, ठीक है। तो भरना चाहो तो ऐसे भर सकते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश करी, है ना। बाकी फ़ोटो वगैरह की साइज़ आपको पता है ना, 40 से 50 KB, 20 KB, 50 KB के बीच में होना चाहिए। और ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपके अगेन काम की नहीं है। फिर ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है कि कहाँ कहाँ मिलेगा, तो देख लो आप जरा ध्यान से, सारे के सारे वही हैं, है ना, जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। दिल्ली, NCR, पटियाला भी कुछ कुछ जा रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे आकर के नहीं, मतलब मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सबसे टॉप पर आ जाए अपन, पहले तो ये रहा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, इन्फॉर्मेटिव है। तो देखिए अब इसका अपडेट जो आएगा वो भी मैं इसी चैनल पे दूंगा, इसलिए मुझसे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करके रखेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप इसके बारे में कुछ न्यूज़ आती है तो आपको पता चलता रहे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।